इतिहास के पन्नों में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि धोखे, लालच और साजिश से जीते जाते हैं। और 1757 की बैटल ऑफ प्लासी इंडिया का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट था। इसी एक युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड से एम्पायर में बदल दिया और भारत को सेल्फ रूल से कॉलोनियल सर्वेरी तक ले आया। आज हम उसी कहानी में उतर रहे हैं जहां एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की आग जैसी जीत थी तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की शतरंज जैसी चालें। वेलकम टू बैटल ऑफ प्लासी, द वॉर दैट चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसन, जहां सिर्फ हिस्ट्री किताबों से नहीं बल्कि फैक्ट्स में बताई जाती है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। उस दोपहर की तरफ जब बंगाल की मिट्टी पर बारिश नहीं बल्कि इतिहास बरसा था। द स्टॉर्म बिफोर द वॉर, बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल सिर्फ एक प्रोविंस नहीं था बल्कि ये था इंडिया का रिचेस्ट रीजन, जहाँ से आता था सोना, रेशम, मसाले, सॉल्ट पीटर और दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड। लेकिन यहाँ का असली मालिक था नवाब सिराजुद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। He was fiery, emotional and unpredictable ruler, लेकिन दिल से एक सच्चा इंसान। He hated manipulation, he hated corruption and he hated the East India Company's growing arrogance। ने कोलकाता में बिना इजाजत के फोर्टिफिकेशन बढ़ाना शुरू कर दिया था, कैनन इंस्टॉल कर दिए थे और ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसा बंगाल उनका प्राइवेट स्टेट। सिराज को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि वो अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन करे। उन्होंने नवाब अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज किया और यहीं से शुरू हुई फ्रिक्शन। द ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता इंसिडेंट। कंपनी ने सिराज के ऑर्डर्स को इग्नोर किए और फिर हुआ वो इंसिडेंट जिसने आग में घी डाल दिया, ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। सिराज के सैनिकों ने फोर्ट विलियम कैप्चर कर लिया। दूसरी ओर ब्रिटिश सोर्सेज क्लेम करने लगे कि प्रिजनर्स को एक छोटे से डार्क रूम में बंद किया गया और कई लोग सफोकेट होकर मर गए। हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं कि इंसिडेंट एग्जेजरेटेड था या रियल, लेकिन एक बात तय थी कि कंपनी ने इस इंसिडेंट को एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया। रिवेंज, जस्टिस, पनिशमेंट, ये तीन वर्ड प्रोपेगेंडा मशीन के इंजन बन गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी बहाने बंगाल में मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया। द रिटर्न ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी का सबसे डेंजरस पॉलिटिकल गेम चेंजर क्लाइव सोल्जर कम और मैनिपुलेटर ज्यादा था। डेमोक्रेसी, ब्राइबरी और डिसेप्शन, इस आदमी के लिए सब वेपन्स थे। रॉबर्ट क्लाइव वापस आया बंगाल रिवेंज लेने के लिए नहीं बल्कि पावर लेने के लिए। उसका सिर्फ एक मिशन था, टर्न बंगाल इनटू ब्रिटिश कंट्रोल पपेट। और इस मिशन का पहला टारगेट कौन बना? सिराजुद्दौला का ही इनर सर्कल। हर एम्पायर्स की ट्रेजेडी में कुछ ट्रेटर्स जरूर होते हैं और प्लासी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक बड़ा नाम मीर जाफर, सिराज का मिलिट्री कमांडर लेकिन दिल से एम्बिशियस। वह चाहता था कि बंगाल की राजगद्दी उसे ही मिले। क्लाइव ने इसी एम्बिशन को पकड़ लिया। ही विस्पर्ड, यू हेल्प अस एंड वी विल मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल। और सारा खेल यहीं से शुरू हो गया। मीर जाफर अकेला नहीं था, उसके साथ था जगत सेठ, बंगाल रिचेस्ट बैंकर, अमीन चंद व्यापारी और कुछ डिसलॉयल जनरल्स। लोग सोचते थे कि सिराज स्ट्रिक्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है और उनकी वेल्थ के लिए रिस्की है। सो दे जॉइंड द कंपनीज कॉन्स्पिरेसी। क्लाइव ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट तैयार किया, द ट्रीटी ऑफ मीर जाफर, जिसमें सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाने की डील फाइनलाइज हुई। ये था बंगाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल बिट्रेयल। इस पॉलिटिकल बिट्रेयल के बारे में सिराजुद्दौला अभी तक अनभिज्ञ थे। जून 1757 बंगाल के आसमान में मानसून की ह्यूमिडिटी और धोखे की बदबू दोनों फैलने लगी। सिराजुद्दौला ने आखिरकार अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया था। करीब 50,000 सैनिक, शक्तिशाली घुड़सवार दल, युद्ध, हाथी, भारी तोपखाने पर पूरे प्रदेश का गर्व। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 3,000 सैनिक, संख्या कम बट हाईली डिसिप्लिन लुकें और यूरोपियन स्टाइल युद्धक रणनीतियां, यही उनकी असली ताकत थी। लेकिन असली खेल संख्या या हथियारों का नहीं था, खेल था विश्वास बनाम विश्वासघात का। सिराज अपनी सेना पर भरोसा कर रहा था, कंपनी अपने गद्दारों पर। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी आधी सेना लड़ने के लिए मैदान में खड़ी ही नहीं होगी। प्लासी का मैदान, 23 जून 1757, स्थान प्लासी। भागीरथी नदी के किनारे आसमान बादलों से भरा था, हवा भारी थी। एक ऐसा सन्नाटा था जैसे धरती खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। ब्रिटिश सैनिक आम के बागानों में छिपकर अपनी पोजीशन ले चुके थे। वहीं दूसरी ओर सिराजुद्दौला की विशाल सेना नदी के किनारे तैनात थी। एक तरफ आत्मविश्वास, दूसरी तरफ साजिश। पर किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। युद्ध की शुरुआत सुबह के 8 बजे थे। पहली तोप चली। धमाका ऐसा हुआ कि पूरा पलाशी हिल उठा। युद्ध शुरू हो चुका था। सिराजुद्दौला की सेना ने शुरुआत में जबरदस्त हमला किया। तोपों की गड़गड़ाहट, हाथियों की दहाड़, घुड़सवारों की तेज दौड़। ब्रिटिश सेना पीछे हटने लगी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की आंखों में कोई घबराहट नहीं था। वो जानता था कि उसकी असली ताकत बंदूकें नहीं, गद्दारों के किए हुए वादे हैं। इधर सिराजुद्दौला के एक एक संदेश भेजे जाने लगे, आगे बढ़ो, तोप दागो, हमला करो। लेकिन उसके कई सेनापति बस खामोश खड़े देखते रहे। न उसकी तोपें चली, न उनकी टुकड़ियां आगे बढ़ी। सिराज के मन में सिर्फ एक सवाल था, ये लोग लड़ क्यों नहीं रहे?
और जवाब था क्योंकि लड़ाई जीतने का इरादा कभी था ही नहीं। वो बारिश जिसने इतिहास बदल दिया। दोपहर होते होते हल्की बारिश शुरू हुई। बंगाल की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई, लेकिन इसी बारिश ने सिराज की तकदीर भी बहा दी। सिराजुद्दौला की सेना के गन पाउडर भीग गए, उनके तोपों ने आग उगलना बंद कर दिया और सिपाही घबराने लगे। घोड़ों और हाथियों में अफरा तफरी फैल गई। दूसरी तरफ कंपनी की सेना ने अपने गोला बारूद को बारिश से बचाने के लिए कुछ खास कवर लगा रखे थे। उनके हथियार अभी भी वैसे ही चल रहे थे जैसे मौसम उनके लिए बना ही न हो। क्लाइव ने मौके को भांप लिया। उसने जोरदार पलटवार शुरू करवाया। सिराज की सेना बिना काम की तोपें और बिना आदेश की टुकड़ियां और बिना वफादारी वाले सेनापति धीरे धीरे टूटने लगी। युद्ध का पलड़ा अब पूरी तरह झुक चुका था और यही वो क्षण था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल। टूटता हुआ शाही लश्कर, प्लासी का मैदान, उस समय धुएं, गूंजती हुई तोपें और अनकही खामोशी का ऐसा अजीब मिश्रण बन चुका था कि हवा तक बोझिल महसूस हो रही थी। और इसी धड़कते हुए माहौल के बीच नवाब सिराजुद्दौला अपने सामने खड़े हजारों सैनिकों को देख रहा था। वे सभी हथियारों से लैस थे, तैयार थे, फिर भी मानो किसी अदृश्य भय ने उनके कदम जकड़ दिए हों। और सिराज जितने आदेश भेज रहा था, कभी तोपे चलाओ, कभी घुड़सवारों को आगे बढ़ाओ, उतने ही ठंडे बहाने वापस आ रहे थे जिनमें न तो दम था और न ही कोई सच्चाई। बस वही दोहराया जाने वाला जवाब कि मैदान फिसल रहा है, धुआं अधिक है, संकेत साफ नहीं है। और सिराज महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ बहाने नहीं बल्कि वह दीवार है जो महीनों की चालों और भीतर ही भीतर पनपती गद्दारी से बनाई गई। और इसी एहसास के साथ उसने पहली बार समझा कि उसकी सेना संख्या में भले ही विशाल है, पर मन से वह पहले ही टूट चुकी है। और फिर जो आगे होने वाला था उसे इतिहास आज तक भुला नहीं पाया। क्लाइव का ठहराव वाली चाल। उधर कंपनी का सेना नायक क्लाइव, जिसकी आंखों में अजीब सी शांति और चालाकी का मिला जुला रंग तैर रहा था, पूरे मैदान को ऐसे देख रहा था मानो वह हर चाल को पहले से जानता हो। और वह भली भांति समझ चुका था कि यह युद्ध सिराज से कम, सिराज के उन्हीं सेनापतियों से ज्यादा लड़ा जा रहा है, और जो बाहर से वफादारी का ढोंग कर रहे थे पर भीतर से किसी और ही दिशा में बह रहे थे। इसलिए क्लाइव ने अपनी सेना को न आगे बढ़ने का आदेश दिया और न जोरदार प्रहार करने का। उसने बस यही कहा, डटे रहो, उन्हें खुद लड़ने दो। और इस तरह वह भारतीय युद्ध परंपरा से बिल्कुल उलट सोच के साथ मैदान पर खड़ा रहा, जहां आमतौर पर शुरुआत में ही जोरदार आक्रमण होते। क्लाइव की योजना बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह जानता था कि कम प्रहार, ज्यादा दबाव और सही समय पर एक ही ठोस वार इतिहास बदल सकता है। और इस शांत प्रतीक्षा के बीच वह उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब सिराज की कमान भीतर से घुलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही शांत रणनीति आगे चलकर अंग्रेजों की सबसे खतरनाक ताकत बनी। मीर जाफर की मौन खड़ी सेना। उसी समय मैदान के दूसरे छोर पर मीर जाफर की विशाल टुकड़ी खामोश खड़ी थी। हजारों सिपाही, घुड़सवार दस्ते और भारी तोप, सब कुछ मौजूद था, पर उनमें जरा से भी हलचल नहीं थी, मानो पूरी सेना को किसी ने पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़ा कर दिया हो। और इस खामोशी पर जितना कंपनी को भरोसा था, उतना ही सिराज को गलतफहमी, क्योंकि सिराज अभी भी इसे वफादारी समझ रहा था। कि सच यह था कि मैदान का हर सेकंड मीर जाफर के लिए सोने की तरह कीमती था, क्योंकि उसका सपना हथियार उठाकर जीतने का ही नहीं था, बल्कि नवाब की गद्दी पर बैठकर जीतने का था। और वह जानता था कि अगर लड़ाई लंबी खींचती रही, अगर सिराज थोड़ा और अकेला पड़ता गया, तो वह क्षण अपने आप पैदा होगा जब वह बिना एक तीर चलाए बंगाल का शासक बन सकता है। और इसलिए वह शांत खड़ा रहा। और यह वही खामोशी थी जिसने सिराज के शासन की आखिरी सांसें गिरनी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला का आखिरी कोशिश। दोपहर धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी और धूप की तपिश के साथ साथ युद्ध का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। और इस टूटे हुए माहौल में सिराज ने एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने सबसे वफादार दस्ते को आगे बढ़ने का आदेश दिया। दो ही लोग थे जो अभी तक डगमगाए नहीं थे, और जैसे ही ढोल गूंजे, घोड़े दौड़े और भाले चमके, सिराज को क्षण भर के लिए लगा कि शायद किस्मत उसके पक्ष में लौट रही है। भ्रम कुछ ही पलों में टूट गया जब कंपनी की पंक्तियां लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गईं और उनकी बंदूकें लगातार बरसने लगी, जिन्हें देखकर सिराज का वफादार दस्ता एक एक कर गिरता चला गया। और इस टूटन के साथ सिराज ने अपने दिल में वह दर्द महसूस किया जिसे कोई भी राजा उस वक्त महसूस करता है जब उसे समझ आता है कि भरोसा और हौसला दोनों उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुके हैं। अंतिम धोखा। और तभी मैदान पर वह क्षण आया जिसे आज भी इतिहास गद्दारी की सबसे काली मिसाल मानता है। क्योंकि जैसे ही सिराज ने अपने सेनापतियों को संदेश भेजा, कभी सहायता भेजने का आदेश, कभी पंखा बचाने का आदेश, कभी घुड़सवारों को आगे बढ़ाने का, हर दिशा से सिर्फ खामोशी लौट कर आई। और अचानक उसके कुछ प्रमुख सेनापति बिना एक वार किए पीछे हटने लगे, मानो लड़ाई उनसे नहीं, वह किसी और के आदेश से लड़ रहे हों। और यह देख सिराज हतप्रभ रह गया, क्योंकि यह वह प्रहार था जो तलवार से नहीं विश्वास से किया गया था। और विश्वास जब टूटता है तो युद्ध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, चाहे मैदान पर कितने ही सैनिक क्यों न खड़े हों।
कंपनी का निर्णायक धक्का। क्लाइव ने वह क्षण पहचान लिया जब सामने खड़ी सेना बाहर से बड़ी दिखाई दे रही थी पर भीतर से खोखली पड़ चुकी थी, और जैसे ही उसने अपने दस्ते को आगे बढ़ने का आदेश दिया, कंपनी का घुड़सवार दल आम बगान से निकलकर बिजली की तरह सिराज की टूटी पंक्तियों पर घुस गया। उनकी चालें छोटी थी लेकिन धार इतनी तेज कि सिराज की बिखरी हुई सेना कुछ समझ पाती उससे पहले उनके कदम धूल में बदल गए, और इसी बीच कंपनी की पैदल सेना बेहद सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। बंदूक भरना, चलाना, गिरना, फिर भरना, मानो किसी अदृश्य ताल पर युद्ध स्वयं नृत्य कर रहा हो। और जहां कंपनी की ओर यह अनुशासित लय थी, वहीं सिराज की ओर भगदड़, डर और बिखराव का तूफान चल रहा था। सिराज की वापसी। सूरज ढलने ही वाला था कि लगभग 5 बजे सिराज ने आखिरी बार कोशिश की कि किसी तरह वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करे। मोर्चा संभाले, दिशा बदले, पर जब उसने पुकारा, इकट्ठा हो जाओ, दोबारा रचना बनाओ, तो किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसका दिल उसी क्षण तोड़ दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि युद्ध हारना आसान है पर अकेला पड़ जाना सबसे कड़वी हार है। और यही समझते हुए सिराज अपने महल की ओर लौटने लगा, चेहरा ढका हुआ, दिल में तूफान लिए और मन में बस एक ही सवाल गूंजता हुआ, क्या यही अंत लिखा था मेरे लिए? बिना लड़े मिली जीत। दूसरी ओर कंपनी का सेना नायक मैदान पर खड़ा था। उसके सामने हजारों सैनिकों की टूटी हुई कतारें पड़ी थी, पर सच्चाई यह थी कि युद्ध तलवारों से नहीं, समझौते और विश्वासघातों से जीता गया था। जहां एक और कंपनी की चंद सैनिक ही गिरे थे, वहीं सिराजुद्दौला की सेना हजारों में ढह गई थी। और इस पूरे दृश्य को देखकर क्लाइव ने शांत स्वर में कहा, आज का दिन हमारा है। और यह सिर्फ एक विजय का ऐलान नहीं था, यह वह क्षण था जब भारत की नियति कंपनी की पकड़ में आ गई, और प्लासी के मैदान की वह सांस जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, आज भी उसी गुंज के साथ सुनाई देती है। सिराजुद्दौला की आखिरी रात। जब सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से पीछे हटकर भागा, तो उसकी आंखों में केवल एक ही तस्वीर घूम रही थी, उन सपनों की जिन्हें उसने अपने सीने से लगाया था, जिन्हें उसने भरोसे के सिंहासन पर बैठाया था, और जिन्होंने उसी भरोसे को छुरा बनाकर उसकी पीठ में उतार दिया था। रात काली थी, आसमान बादलों से भरा हुआ था, बारिश की हल्की फुहारे जैसे आसमान भी सिराज के साथ रो रहा हो। कभी बंगाल का सबसे शक्तिशाली शासक आज अपने ही राज्य की मिट्टी में छिपकर चल रहा था, जैसे कोई परिंदे को पंख काटकर उड़ा दिया गया हो। थकान से टूटा हुआ सिराज एक विशाल पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और बेहद धीमी, लगभग टूटती हुई आवाज में कहा, ऐ खुदा, क्या यही मेरी तकदीर लिखी थी? उस रात सिराजुद्दौला के पास न विशाल सेना थी, न कोई ईमानदार साथी, न कोई सुरक्षित दिशा, न कोई उम्मीद की लौ। अब वह केवल एक टूटा हुआ राजा बनकर रह गया था, जिसके राज्य को नहीं बल्कि जिसके विश्वास को लूटा गया था। इधर नवाब की तलाशी चारों ओर शुरू हो चुकी थी। क्लाइव और मीर जाफर की वह चालाकी जो महीनों से अंदर ही अंदर उबल रही थी, प्लासी की विजय मिलते ही पूरी तीव्रता से फूट पड़ी। क्लाइव ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, सिराज को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, लेकिन ढूंढो। क्योंकि क्लाइव जानता था, जब तक सिराजुद्दौला सांस ले रहा है, तब तक बंगाल कंपनी के अधीन कभी पूर्ण रूप से झुकने वाला नहीं। मीर जाफर गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उसका पहला कार्य भी ताज नहीं था, बल्कि सिराज का अंत था। मीर जाफर के रिश्तेदार, उसके पुराने साथी और कंपनी के जासूस हर दिशा में बिखर गए। कुछ ही दिनों में हवा में एक खबर उड़ी, सिराज को राजमहल की ओर जाते देखा गया है। दोनों पक्ष, कंपनी और मीर जाफर, उसे पाना चाहते थे। एक सत्ता की प्यास लिए तो दूसरा अपनी नई मिली गद्दी की सुरक्षा के लिए। और एक दुखद अंत। कई दिनों की भागम भाग और खोज के बाद आखिर सिराज को पकड़ लिया गया। शरीर थकान से चूर, आंखें डर और निराशा से भरी हुई, और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर ने न कोई प्रश्न पूछा, न कोई शब्द कहा, सिर्फ एक ठंडा इशारा किया, और इतिहास ने अपना सबसे दर्दनाक पन्ना पलट दिया। एक अंधेरी कोठरी में बंगाल की आखिरी स्वतंत्र नवाब सिर्फ 23 साल की उम्र में खामोश कर दिया गया। किताबें लिखती है, प्लासी की लड़ाई ने नवाब के शरीर को हराया, लेकिन विश्वासघात ने बंगाल की आत्मा को तोड़ दिया। सच ही था, सिराजुद्दौला के साथ केवल एक शासक नहीं गिरा, बल्कि बंगाल की स्वतंत्रता की अंतिम सांस भी बुझ गई। वह मीर जाफर जिसके सिर पर ताज था, लेकिन शक्ति किसी और के हाथ में थी। जब मीर जाफर को ताज पहनाया गया, तो बाहरी जगत में वह नवाब था, लेकिन भीतर से वह केवल कंपनी की डोरियों से बंधी कठपुतली था। जिस ताज को वह अपने सिर पर चमकते हुए देख रहा था, वह ताज चमकता कम और दास्ता की मुहर ज्यादा लग रहा था। कुछ ही दिनों में उसे समझ आने लगा कि क्लाइव ने उसे नवाब नहीं बनाया, बल्कि अपने हितों के लिए एक मोहरा बनाया है। हर निर्णय पर कंपनी की नजर, हर खर्चे पर कंपनी की गिनती। वह परिणाम जिसने भारत की दिशा बदल दी। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ा कि पूरे भारत में हलचल मच गई।
बंगाल की अपार संपत्ति कंपनी के हाथ में लग गई। राजस्व उन व्यापारियों को मिलने लगा जिन्होंने स्वयं युद्ध के मैदान पर कदम तक नहीं रखा था। और उधर क्लाइव इंग्लैंड लौटकर एक महानायक की तरह सम्मानित किया जा रहा था। प्लासी ने भारत को यह कठोर सत्य दिखा दिया। अंग्रेज हमेशा युद्ध तलवारों से नहीं जीतते बल्कि धोखे, चालाकी और पैसों से साम्राज्य खड़ा करते हैं। भारत की रीढ़ पर पहली चोट प्लासी ने दी थी, लेकिन यह केवल आरंभ था। अब शुरू होने वाला था कंपनी शासन का सबसे निर्णायक, सबसे शक्तिशाली और सबसे भयावह अध्याय। सन 1764 बक्सर का युद्ध। दुश्मन की सबसे खतरनाक वार तलवार से नहीं होती बल्कि उस भरोसे से होती है जिसे हम सबसे पवित्र समझते हैं। प्लासी इस सत्य का सबसे तीखा प्रमाण है। सिराजुद्दौला युद्ध भूमि पर नहीं हारा था, वह उन भारतीयों की धोखा से हारा था जिन्होंने अपने ही देश को बेचकर कंपनी के हाथ थाम लिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्लासी तो केवल एक दरवाजा था जिससे अंग्रेज भारत में दाखिल हुए थे। असली तूफान, असली विनाश और असली साम्राज्य की स्थापना सन 1764 के बक्सर के युद्ध में होने वाली थी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह वह विस्फोट था जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल के आइकन को बजा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।